वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today we are going to discuss environment from the July monthly magazine of Vision IAS. इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 अर्बन रेजिलियंस से। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है टुवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया। रिपोर्ट का टाइटल ही काफी कुछ बताता है। फोकस है भारत के शहरों पर, तेज अर्बनाइजेशन और क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं उन पर। हाँ, और फिगर्स तो चौंकाने वाले हैं। 2020 में 480 मिलियन शहरी आबादी थी। 480 मिलियन? हाँ, और अनुमान है कि 2050 तक ये 951 मिलियन हो जाएगी और 2070 तक 1.1 बिलियन। बाप रे, 1.1 बिलियन। मतलब शहरों का फ्यूचर सस्टेनेबल होना तो कंप्लीटली जरूरी है। तो ये जो टर्म है अर्बन रेजिलियंस, इसका मतलब असल में क्या है? देखिए, अर्बन रेजिलियंस सीधे शब्दों में कहें तो किसी शहर के सिस्टम की उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी किस चीज की? कि वो किसी डिजास्टर के दौरान, जैसे बाढ़ आ गई या कोई और मुसीबत, तो अपने फंक्शंस, जो जरूरी काम है, वो बनाए रखे या फिर जल्दी से रिकवर कर ले। अच्छा, मतलब बाउंस बैक करने की एबिलिटी। हाँ, बिल्कुल, बाउंस बैक करना और साथ ही जो बदलते हालात हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसे अडेप्ट करना और उन पुरानी व्यवस्थाओं को बदलना भी, जो फ्यूचर में अडेप्ट करने की कैपेसिटी को कमजोर करती हैं। तो एसेंशियली ये शहरों की शॉक्स और स्ट्रेसेस झेलने और उनसे मजबूती से उभरने की एबिलिटी है। समझ गया। तो रिपोर्ट में भारतीय शहरों की वल्नरेबिलिटी, मतलब उनके जो जोखिम है, उनके बारे में क्या की ऑब्जर्वेशंस है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, रिपोर्ट कई चिंताजनक ट्रेंड्स हाईलाइट करती है। देखिए, सबसे पहले तो है अर्बन फ्लडिंग। इसमें भी प्लूवियल फ्लडिंग, मतलब जो भारी बारिश से स्टॉर्म वाटर जमा हो जाता है, उसका रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। अनुमान है कि 2070 तक ये रिस्क 3.6 से 7 टाइम्स बढ़ सकता है। 7 टाइम्स? यस। और अभी जो सालाना नुकसान है वो करीब $4 बिलियन है और ये 2030 तक $5 बिलियन हो सकता है। $4 बिलियन सालाना। ये तो सिर्फ स्टॉर्म वाटर फ्लडिंग से। जी हाँ। फिर दूसरा बड़ा खतरा है कोस्टल फ्लडिंग। भारत के करीब 40% आबादी तट से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। हाँ, बिल्कुल। तो शहरी इलाकों में तटीय बाढ़ से होने वाला सालाना नुकसान 2010 में $2.4 बिलियन था, 2030 तक 21 बिलियन और 2050 तक $75 बिलियन तक पहुंच सकता है। $75 बिलियन, ये आंकड़े तो वाकई बहुत अलार्मिंग है। और क्या चिंताएं हैं इसे? तीसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसे UHI कहते हैं। मतलब शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों से ज्यादा गर्म हो जाते हैं। रात में तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये तो महसूस भी होता है। बिल्कुल, इससे हीट स्ट्रेस बढ़ता है। रिपोर्ट में चेन्नई का उदाहरण दिया है कि 2050 तक लेबर प्रोडक्टिविटी घटने से शहर अपनी GDP का 3.2% खो सकता है। अच्छा, सिर्फ गर्मी बढ़ने से इतना बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट? जी हाँ, लेबर प्रोडक्टिविटी पर सीधा असर पड़ता है। फिर है कैस्केडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर का रिस्क। देखिए, शहर इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं। बाढ़ आई, सड़कें बंद, बिजली गुल, पानी की सप्लाई बाधित, तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप, शहर थम जाते हैं। सही बात है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। और आखिर में कॉन्क्रीटाइजेशन, मतलब कंक्रीट का जो बढ़ता इस्तेमाल है शहरीकरण में, ये अर्बन फ्लडिंग और UHI इफेक्ट दोनों को और बढ़ाता है। क्लाइमेट एक्सट्रीम्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। ये वल्नरेबिलिटीज तो काफी गंभीर लग रही हैं। इन्हें एड्रेस करके अर्बन डिजास्टर रेजिलियंस बनाने में मेन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? चैलेंजेस तो कई हैं, पर अगर मेन देखें तो 2-3 सबसे बड़े हैं। पहला, फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस, मतलब शहरी विकास का काम कोई और देख रहा है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसी और डिपार्टमेंट की है, क्लाइमेट एक्शन पर कोई और एजेंसी काम कर रही है। हाँ, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल, अलग अलग विभाग, अलग अलग सरकारी स्तर, तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन बहुत मुश्किल होता है। दूसरा बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ मास्टर प्लान्स एंड टेक्निकल कैपेसिटी। आप यकीन करेंगे, आधे से ज्यादा, मतलब 52% भारतीय शहरों के पास अप्रूव्ड मास्टर प्लान ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बिना प्लान के शहर कैसे डेवलप हो रहे हैं? यही तो बात है। और अर्बन लोकल बॉडीज में अर्बन प्लानर्स की भारी कमी है, तो प्लानिंग के बिना रेजिलियंस कैसे बनेगी? तीसरा बड़ा चैलेंज है
लिमिटेड म्युनिसिपल फाइनेंस। शहरों का अपना रेवेन्यू जीडीपी का महज 1% है। ये उनके ऑपरेशनल कॉस्ट्स के लिए भी अक्सर नाकाफी होता है। तो फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहाँ से फाइनेंस होंगे? गवर्नेंस, प्लानिंग और फिनेंस, ये तो मतलब एकदम बुनियादी चुनौतियां हैं। इनके अलावा भी कुछ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत? हाँ बिल्कुल। चौथा पॉइंट आप कह सकते हैं क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो अक्सर पुरानी हैं और भारी बारिश झेलने के लिए अपर्याप्त हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर रोल भी लिमिटेड है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में उनका योगदान सिर्फ 5% है, जबकि उनके पास प्रोजेक्ट प्लानिंग और एफिशिएंसी लाने की कैपेबिलिटी है। और भी मुद्दे हैं, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, डिपार्टमेंट्स का साइलोज में काम करना। चैलेंजेस की लिस्ट तो लंबी है। क्या सरकार ने इनसे निपटने या रेजिलियंस बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए? कोई इनिशिएटिव्स? हाँ बिल्कुल, कई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन, स्मार्ट सिटीज मिशन। ये सब कहीं ना कहीं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर फोकस करते हैं। फिर एक क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो शहरों को क्लाइमेट फ्रेंडली प्लानिंग में गाइड करता है। इसमें वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन कवर जैसे इंडिकेटर्स हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स? हाँ, उसके लिए सी फ्लड प्लेटफॉर्म है। ये एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो 2 दिन पहले तक विलेज लेवल पर फ्लड इनिडेशन फोकास्ट दे सकता है। अच्छा। अर्बन मोबिलिटी के लिए भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, आरआरटीएस, ई मोबिलिटी को बढ़ावा देना। और इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) को लॉन्च करने में लीड भूमिका निभाई है। ओके, तो एफर्ट्स तो हो रहे हैं। अब वापस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे आते हैं। इन चैलेंजेस और इनिशिएटिव्स को देखते हुए रिपोर्ट क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देती है? सबसे जरूरी क्या लगता है आपको? रिपोर्ट ने काफी डिटेल में रिकमेंडेशंस दी हैं, पर कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला, हर शहर के लेवल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान बने, जिसमें फ्लड और एक्सट्रीम हीट रेजिलियंस पर खास फोकस हो। ये बहुत जरूरी है। हाँ, सिटी स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जो लोकल गवर्नमेंट्स को पावर देता है, उसके प्रोविजंस को सही मायने में लागू किया जाए। खासकर अर्बन प्लानिंग का फंक्शन राज्यों यूटीज से चुनकर बनी लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर हो और उनके लिए एक डेडिकेटेड फंडिंग और फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी बने। डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के बिना बात नहीं बनेगी। ये तो बहुत क्रूशियल पॉइंट है। और फिनेंस को लेकर तीसरा रिकमेंडेशन उसी से जुड़ा है। म्युनिसिपल सर्विसेज की कॉस्ट रिकवरी और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी सुधारना बहुत जरूरी है, जैसे पानी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट। इनसे रेवेन्यू जनरेशन बेहतर हो, क्योंकि अनुमान है कि 2050 तक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत को $2.4 ट्रिलियन की भारी भरकम निवेश की जरूरत होगी। 2.4 ट्रिलियन, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। हाँ, और चौथा, अर्बन गवर्नेंस को री इंजीनियर करना होगा। मतलब विभिन्न अथॉरिटीज के बीच रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लियर डिवीजन हो, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। रिपोर्ट ग्लोबल कमिटमेंट्स जैसे SDG 11 और हैबिटेट 3 के न्यू अर्बन एजेंडा को पूरा करने और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे टियर 2-3 शहरों पर फोकस करने की बात भी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लेट्स कंसिडर अर्बनाइजेशन एज एन अपॉर्चुनिटी। Cities are not only growth centers. Our cities have strength and capacity to mitigate poverty. अगर इन recommendations पर सही से अमल हो, तो शायद शहरीकरण वाकई एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बिल्कुल। सेक्शन 2, एथेनॉल ब्लेंडिंग। हाल ही में ये खबर आई कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हासिल कर लिया है। ये एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी EBP प्रोग्राम के तहत था। हाँ, और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। 2014 में ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी और 2025 में 20%, मतलब लगभग 13 टाइम्स ग्रोथ। 13 टाइम्स, वाओ। तो ये एथेनॉल आखिर है क्या और इसे रिन्यूएबल क्यों मानते हैं? जरा बेसिक समझाएं। देखिए, एथेनॉल एक अल्कोहल है, केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। इसे बायोफ्यूल माना जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर मतलब पौधों से बनता है, तो थियोरेटिकली ये रिन्यूएबल है। भारत में ये मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्ने से बनता है, लेकिन अब मेज, मक्का, वीट और दूसरी फसलें जिनमें स्टार्च ज्यादा होता है उनसे भी बनाया जा रहा है। और बनता कैसे है ये? इसके प्रोडक्शन की 2 मेन तरीके हैं। एक है फर्मेंटेशन, जिसमें यीस्ट्स शुगर्स को एथेनॉल में बदलते हैं।
दूसरा है पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, जैसे इथिलीन हाइड्रेशन। एथेनॉल की टाइप्स भी होते हैं बेस्ड ऑन फीडस्टॉक। फर्स्ट जनरेशन 1G, ये फूड क्रॉप से बनता है, जैसे गन्ना, मक्का, गेहूं। भारत में अभी ज़्यादातर यही चल रहा है। सेकेंड जनरेशन 2G, ये लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास या एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज वेस्ट से बनता है, जैसे गेहूं की पराली, कॉर्न स्टोवर, लकड़ी वगैरह। इस पर अब फोकस बढ़ रहा है। थर्ड जनरेशन 3G, ये एल्गी जैसे एक्वाटिक बायोमास से बनता है। और फोर्थ जनरेशन 4G में इंजीनियर्ड प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। 3G और 4G अभी डेवलपमेंटल स्टेजेस में हैं। अच्छा, तो भारत में अभी 1G डोमिनेंट है, पर 2G पर फोकस बढ़ रहा है। अब ये जो EBP प्रोग्राम है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत ये 20% टारगेट अचीव हुआ, ये कब शुरू हुआ था और काम कैसे करता है? ये प्रोग्राम EBP प्रोग्राम 2003 में लॉन्च हुआ था। ब्लेंडिंग का सिंपल मतलब है एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करना। इससे फ्यूल थोड़ा क्लीन बर्न होता है, एमिशंस कम होते हैं। कितना मिक्स करते हैं? कॉमन ब्लेंड्स हैं E10, मतलब 10% एथेनॉल 90% पेट्रोल, और E20 मतलब 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल। E85 85% एथेनॉल भी होता है, पर उसके लिए स्पेशल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चाहिए होते हैं। रिसर्च कहती है कि E20 फ्यूल से E10 की तुलना में एक्सेलरेशन बेहतर होता है और कार्बन इमिशंस लगभग 30% तक कम हो सकते हैं। 30% कम इमिशंस, ये तो काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, और जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में आई थी, जिसे 2022 में अमेंड किया गया था, उसने पेट्रोल में 20% ब्लेंडिंग का टारगेट 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया था। तो भारत ने ये टारगेट टाइम से पहले ही अचीव कर लिया, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। पॉलिसी में फीड स्टॉक को लेके क्या कहा गया है? मतलब किन चीजों से एथेनॉल बनाने की अनुमति है? पॉलिसी में शुगर केन जूस, शुगर बीट, कसावा, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, सड़े हुए आलू वगैरह के इस्तेमाल की परमिशन है। सरप्लस फूड ग्रेन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है अगर नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूव करे। एथेनॉल प्रोडक्शन भी काफी बड़ा है। 2014 में 38 करोड़ लीटर्स था, जो 2025 में 660 करोड़ लीटर से ज्यादा हो गया है। ओके, तो इस 20% ब्लेंडिंग टारगेट को हासिल करने का सिग्निफिकेंस क्या है? इसके मेन फायदे क्या गिने जा रहे हैं? देखिए, इसके कई फायदे बताए जा रहे हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल फायदा, CO2 एमिशंस में कमी। अनुमान है कि 2014 से अब तक ब्लेंडिंग की वजह से 698 लाख टन CO2 एमिशंस कम हुए हैं। 698 लाख टन्स? यस दैट्स ह्यूज। यस। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर बहुत निर्भर है ना, तो ब्लेंडिंग से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है। बताया गया कि 2014 से अब तक करीब 21 करोड़ 36 लाख रुपए का फॉरेन एक्सचेंज बचाया गया है। वाओ, 21 करोड़ 36 लाख रुपए। तीसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ और रूरल डेवलपमेंट। बायोफ्यूल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। डिस्टिलरीज को 2014 से 21.96 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है। और सबसे ज्यादा फायदा किसानों को, खासकर गन्ना किसानों को। 2014 से उन्हें करीब 118 लाख करोड़ दिए गए हैं। किसानों के लिए तो ये अच्छी खबर है। हाँ। चौथा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ गन्ना ही नहीं, अब मेज जैसी फसलों को भी बढ़ावा मिल रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। और फ्यूल की एफिशिएंसी भी थोड़ी बेहतर होती है हायर ऑक्टेन नंबर की वजह से। फायदे तो काफी क्लियर दिख रहे हैं, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी, इमिशंस रिडक्शन और किसानों को सपोर्ट। लेकिन क्या इसमें कुछ चैलेंजेस या चिंताएं भी हैं? वो फूड वर्सेस फ्यूल वाली डिबेट का जिक्र अक्सर सुनने में आता है। हाँ, बिल्कुल। चुनौतियां और चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला तो वही है जो आपने कहा, फूड सिक्योरिटी एंड इन्फ्लेशन। फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट बहुत रियल है। FAO की 2023 की रिपोर्ट ने भी चेतावनी दी थी कि बायोफ्यूल एक्सपेंशन से फूड इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, खासकर वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए। अगर एथेनॉल बनाने के लिए फूड क्रॉप्स का जरूरत से ज्यादा डाइवर्जन होता है तो ये एक बड़ी चिंता है। ये बैलेंस बनाना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा है एनवायरनमेंट से जुड़ा पहलू। भारत में एथेनॉल अभी ज्यादातर गन्ने से बनता है। गन्ना एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब पानी बहुत लगता है। तो जिन इलाकों में पानी की कमी है, वहां ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये तो बड़ा इशू है। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? 2G इथेनॉल। हाँ, 2G इथेनॉल जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, वो एक पोटेंशियल सोल्यूशन है। सरकार उसे प्रमोट भी कर रही है, पर वो अभी उतना स्केल अप नहीं हुआ है। तीसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल एंड व्हीकल कॉस्ट। भारत की सारी गाड़ियां, खासकर पुरानी गाड़ियां और टू व्हीलर्स, E20 ब्लेंड के लिए कंपैटिबल नहीं है।
इंजन्स और फ्यूल सिस्टम्स में बदलाव की जरूरत पड़ती है, जिससे व्हीकल की कॉस्ट बढ़ सकती है। अच्छा, मतलब E20 फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियों में भी बदलाव चाहिए। हाँ, E20 कंप्लायंट व्हीकल्स चाहिए। फिर फ्यूल एफिशिएंसी का भी एक पॉइंट है। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, तो माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इथेनॉल पानी सोखता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में फेस सेपरेशन और फ्यूल सिस्टम में क्लॉगिंग का रिस्क रहता है। और सप्लाई चेन का इशू, क्या इथेनॉल हर जगह आसानी से उपलब्ध है? ये भी एक चैलेंज है। सप्लाई ऑफ एथेनॉल पूरे देश में कंसिस्टेंट रखना, जैसे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में फीड स्टॉक या इंडस्ट्रीज की कमी है, या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। इंटरस्टेट मूवमेंट में भी कुछ राज्यों में बाधाएं आती हैं। मार्केटिंग टर्मिनल्स पर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी ज़रूरी है। चैलेंजेस भी कम नहीं है। इनसे निपटने और ब्लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे पीएम जीवन योजना है, जो सेकंड जनरेशन 2G एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं। एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स EISS हैं, जो डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट्स DEPs स्थापित करने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन देती हैं। EBP प्रोग्राम के लिए एथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हालांकि क्रूड एथेनॉल पर 18% ही है। और इंटरस्टेट मूवमेंट को स्मूथ बनाने के लिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में अमेंडमेंट भी किया गया है। ओके, तो कुल मिलाकर एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है। पर फूड सिक्योरिटी, वाटर यूसेज, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सप्लाई चेन जैसे चैलेंजेस पर लगातार नजर रखनी होगी और उनका समाधान ढूंढना होगा। शायद 2G और एडवांस्ड बायोफ्यूल्स पर तेजी से प्रोग्रेस करना ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। फेज्ड रोल आउट शायद सही अप्रोच है। बिल्कुल। अब रुख करते हैं सेक्शन 3 की ओर। CSS इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम, CSS-IWH। हाल ही में एक रिकमेंडेशन आई है कि घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। पहले ये बताएं कि ये CSS-IWH स्कीम आखिर है क्या? CSS-IWH ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFC के तहत एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन करना है। तो ये काम कैसे करती है, मतलब फंड्स कैसे मिलते हैं? ये स्कीम राज्य और UT सरकारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। किस लिए? पहला, प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, इनको सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सुरक्षा के लिए। और तीसरा, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और उनके हैबिटेट्स हैं, उनको बचाने के लिए रिकवरी प्रोग्राम्स चलाने के लिए। अच्छा, ये स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम इसी स्कीम का हिस्सा है? जी हाँ, और इसी रिकवरी प्रोग्राम में अब घड़ियाल और स्लॉथ बेयर को शामिल करने की सिफारिश हुई है। इस प्रोग्राम में पहले से ही 22 स्पीशीज शामिल हैं। कौन कौन सी स्पीशीज इसमें पहले से? कुछ एग्जांपल्स देंगे? हाँ, इसमें स्नो लेपर्ड है, एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, कई इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। और स्कीम के जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, उनमें डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट शामिल है। गॉट इट। तो चलिए पहले घड़ियाल के बारे में जानते हैं, जिसे इस लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है। क्या खास है घड़ियाल में? घड़ियाल देखिए एक बहुत ही यूनिक क्रोकोडिलियन है। हैबिटेट की बात करें तो ये गहरी, तेज बहने वाली नदियां पसंद करते हैं, शांत पानी में कम मिलते हैं। रेंज इनकी मुख्य रूप से नेपाल में राप्ती नारायणी रिवर और इंडिया में गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में, जैसे यूपी में गिरवा, MP में सोन, उत्तराखंड में रामगंगा, बिहार में गंडक और चंबल, जो UP, MP, राजस्थान तीनों में बहती है, और ओडिशा में महानदी। अच्छा, काफी स्पेसिफिक हैबिटेट है इनका। और दिखने में? दिखने में इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका बहुत लंबा और पतला स्नाउट, मतलब थूथन। ये मछली पकड़ने के लिए स्पेशली अडेप्टेड हैं। और जो वयस्क नर घड़ियाल होते हैं, उनके स्नाउट के सिरे पर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे घड़ा कहते हैं। इसी से इनका नाम घड़ियाल पड़ा है। अच्छा, ये घड़ा सिर्फ नर में होता है? जी हाँ, ये एकमात्र क्रोकोडिलियन है जिनमें नर और मादा को बाहर से देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है, विजिबली सेक्सुअली डायमॉर्फिक। और ये क्रोकोडिलियंस में सबसे ज्यादा एक्वाटिक भी हैं, मतलब पानी में ही ज्यादा रहते हैं। इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं?
क्यों जरूरत पड़ी रिकवरी प्रोग्राम की? सबसे बड़े थ्रेट्स हैं हैबिटेट डिग्रेडेशन। नदियों पर डैम्स, बैराजेस बनने से, पानी का बहाव बदलने से इनका हैबिटेट खराब हो रहा है। और इनका लंबा स्नाउट अक्सर फिशिंग नेट्स में फंस जाता है, जिससे ये डूब कर मर जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इनका? बहुत चिंताजनक है। IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड बैंड है। और भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के स्केड्यूल 1 में है, यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। एफर्ट्स क्या हुआ है इन्हें बचाने के? भारत में 1975 में UNDP और FAO के सपोर्ट से प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल शुरू हुआ था। घड़ियाल कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी चल रहा है कई जगहों पर। नेशनल घड़ियाल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान भी है। अब रिकवरी प्रोग्राम में आने से और टारगेटेड एफर्ट्स हो पाएंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं स्लॉथ बेयर की। इनके बारे में क्या खास है? स्लॉथ बेयर भी काफी इंटरेस्टिंग जानवर है। हैबिटेट इनका जंगलों और ग्रासलैंड्स में होता है। रेंज की बात करें तो ये भारत, नेपाल और श्रीलंका के नेटिव हैं। इनका नाम स्लॉथ बेयर क्यों पड़ा? क्या ये स्लॉथ की तरह स्लो होते हैं? नाम थोड़ा मिसलीडिंग है। नाम इनके लंबे पंजों और अनयूजुअल टीथ की वजह से पड़ा, जो कुछ हद तक स्लॉथ जैसे लगते हैं, पर ये स्लो नहीं होते। इनकी पहचान है इनका शैगी ब्लैक कोट और लंबा स्नाउट। अच्छा, और खाने में? ये दीमक और चींटियां खाने में माहिर होते हैं। इनके स्नाउट्स और होंठ स्पेशली एडेप्टेड होते हैं दीमक के टीलों से उन्हें खींचने के लिए। बाकी भालू प्रजातियों की तरह ये हाइबरनेट नहीं करते। ज्यादातर अकेले रहते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में एक्टिव। और स्वभाव? एग्रेसिव होते हैं। हाँ, दिखने में भले ही भालू जैसे क्यूट लगे, पर ये काफी एजाइल होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे एग्रेसिव जानवरों में से एक माने जाते हैं। इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं? मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। जब ये इंसानी बस्तियों के पास आते हैं तो संघर्ष होता है और बदले की भावना में लोग इन्हें मार देते हैं। इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन अनुमानित 20,000 से भी कम है। कंजर्वेशन स्टेटस? IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। साइटीज अपेंडिक्स I और WPA 1972 शेड्यूल 1 में है, मतलब इन्हें भी हाई प्रोटेक्शन स्टेटस मिला हुआ है। कोई स्पेसिफिक कंजर्वेशन एफर्ट इनके लिए? हाँ, कर्नाटका में दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी है, जो एशिया का पहला सेंचुरी है जो स्पेशली स्लॉथ बियर्स के लिए डेडिकेट किया गया है। तो इन दोनों ही स्पीशीज, घड़ियाल और स्लॉथ बेयर, को रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करने से इनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को निश्चित रूप से और बल मिलेगा। फोकस्ड एक्शन हो पाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी साइट्स। देबेज में साइट्स अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट के लिए। साइट्स आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? साइट्स, जैसा कि इसका फुल फॉर्म बताता है, ये जंगली जानवरों और पौधों, वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। इसका मेन एम ये सुनिश्चित करना है कि इस ट्रेड की वजह से किसी स्पीशीज के सर्वाइवल पर, मतलब उसके अस्तित्व पर खतरा ना आ जाए। इसका आइडिया कब आया और ये लागू कब हुआ? इसका विचार 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लिए IUCN की एक मीटिंग में आया था और ये कन्वेंशन 1975 में लागू हुआ। तो 2025 में इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये वॉलंटरी अग्रीमेंट है या बाइंडिंग है सदस्य देशों पर? ये है तो सरकारों के बीच एक वॉलंटरी इंटरनेशनल अग्रीमेंट, मतलब देश अपनी मर्जी से इसमें शामिल होते हैं। लेकिन एक बार जो देश पार्टी बन जाता है, उसके लिए साइट्स लीगली बाइंडिंग हो जाता है। हालांकि ये नेशनल लॉज की जगह नहीं लेता। हर पार्टी को इसे अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन, अपने घरेलू कानूनों के माध्यम से इम्प्लीमेंट करना होता है। भारत कब बना था इसका सदस्य? भारत ने 1976 में से रेटिफाई किया था। अभी इसमें 185 पार्टीज हैं, जिनमें स्टेट्स और रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है और इसे मैनेज कौन करता है? साइट्स सेक्रेटेरिएट को यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP एडमिनिस्टर करता है और ये जिनीवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN इसे साइंटिफिक और टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रेड को रेगुलेट करता कैसे है? क्या मैकेनिज्म है? मेन मैकेनिज्म है एक लाइसेंसिंग सिस्टम। कोई भी लिस्टेड स्पीशीज या उसके पार्ट्स का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या री एक्सपोर्ट बिना प्रॉपर परमिट या लाइसेंस के नहीं हो सकता। स्पीशीज को खतरे के लेवल के आधार पर 3 अपेंडिसेस में बांटा गया है। अपेंडिक्स I, इसमें वो स्पीशीज हैं जिन पर एक्सटिंक्शन का सबसे ज्यादा खतरा है।
इनके कमर्शियल ट्रेड पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, सिवाय कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के, जैसे टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्नो लेपर्ड, घड़ियाल इसी में है। ओके। अपेंडिक्स 2 इसमें वो स्पीशीज हैं जिन पर अभी एक्सटिंक्शन का खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर ट्रेड को सख्ती से रेगुलेट नहीं किया गया तो हो सकता है। इनका ट्रेड अलाउ है, पर उसके लिए एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होता है, ये साबित करने के लिए कि ट्रेड सस्टेनेबल है। बहुत सारी स्पीशीज इसी में आती हैं, जैसे हिपोपोटामस, कई तरह के कोरल्स, अमेरिकन एलिगेटर हैं। और उस देश ने साइट्स पार्टीज से रिक्वेस्ट की है कि वो उस स्पीशी के ट्रेड को कंट्रोल करने में मदद करें। इसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है। कुल मिलाकर साइट्स लगभग 40,000 से ज्यादा एनिमल और प्लांट स्पीशीज की प्रोटेक्शन करता है इन अपेंडिसेस के माध्यम से। 40,000? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है इसमें? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप, जो हर 2-3 साल में मिलती है। इसमें सभी पार्टी स्टेट्स हिस्सा लेते हैं और अपेंडिसेस के बदलाव, बजट और कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन पर फैसले लेते हैं। आपको याद होगा कॉप 3 1981 में न्यू दिल्ली में हुई थी। हाँ बिल्कुल। और ट्रेड का डेटा कौन मैनेज करता है? साइट्स ट्रेड डेटाबेस को यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, UNEP WCMC मैनेज करता है, साइट सेक्रेटेरिएट की ओर से। इन 50 सालों में साइट्स की कुछ की इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं? कुछ खास प्रोग्राम्स? हाँ, कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है माइक प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये प्रोग्राम हाथियों के अवैध शिकार के लेवल्स और ट्रेंड्स की निगरानी करता है रेंज स्टेट्स में, ताकि वो सही मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट डिसीजंस ले सकें। भारत में भी कई माइक साइट्स हैं, जैसे चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। अच्छा, ये माइक प्रोग्राम हाथियों के लिए है। और दूसरा है स्ट्रैटेजिक विजन 2021-2030। ये साइट्स के एफर्ट्स को गाइड करता है ताकि वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को सपोर्ट करें। फिर साइट्स ट्री स्पीशीज प्रोग्राम CTSP है, जो साइट्स लिस्टेड ट्री स्पीशीज के सस्टेनेबल और लीगल ट्रेड को सपोर्ट करता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम से निपटने के लिए भी कुछ है? हाँ, उसके लिए 2010 में इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम ICWC बनाया गया था। ये साइटीज सेक्रेटेरिएट, इंटरपोल, UNODC, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, वर्ल्ड बैंक और WCO, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का एक पावरफुल कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इसका काम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स को मजबूत करना और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्राइम से निपटने के लिए कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट देना। जाने में वाकई एक क्रूशल भूमिका निभाई है। कोलैबोरेशन, इवॉल्विंग स्ट्रैटेजीज, माइक और ICCW जैसे मैकेनिज्म्स और मेंबर कंट्रीज द्वारा लीगल इम्प्लीमेंटेशन के जरिए ये काम कर रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हाल ही में एक खबर आई कि रशिया के कैमचटका पेनिनसुला के पास 8.8 मैग्नीट्यूड का एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया। ये इलाका इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा बताया जाता है। इस भूकंप से सुनामी लहरें भी उठीं, जिन्होंने रूस और जापान के तटीय शहरों को प्रभावित किया। पहले ये बताएं कि ये भूकंप आया क्यों, इसका कारण क्या था? हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था। साइंटिस्ट का मानना है कि ये भूकंप शैलो रिवर्स फॉल्टिंग के कारण हुआ। शैलो रिवर्स फॉल्टिंग, ये क्या होता है? देखिए, रिवर्स फॉल्टिंग, जिसे थ्रस्ट फॉल्टिंग भी कहते हैं, तब होती है जब कंप्रेशनल फोर्सेस, मतलब दबाव वाली शक्तियों के कारण पृथ्वी की क्रस्ट का एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर धकेल दिया जाता है। और शैलो का मतलब है कि ये रप्चर, ये टूटन पृथ्वी की सतह के काफी पास हुई। अच्छा, तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? शैलो अर्थक्वेक्स ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि एनर्जी सतह के पास रिलीज होती है। इससे जमीन बहुत तेजी से हिल सकती है, पावरफुल आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं, सुनामीज आ सकते हैं अगर ये समुद्र के नीचे हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर नुकसान हो सकता है। कैमचटका वाले केस में सुनामी आई। समझ गया। अब आते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। ये है क्या? इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं, असल के पैसिफिक ओशन बेसिन के चारों ओर फैली हुई एक हॉर्स शू शेप्ड बेल्ट या जोन है। ये जोन जाना जाता है इंटेंस साइज्मिक, मतलब अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए। इसे रिंग ऑफ फायर इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया के लगभग 75% एक्टिव वॉल्केनोज इसी बेल्ट में स्थित हैं। 75% वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स का तो और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ। दुनिया के लगभग 90% अर्थक्वेक्स इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 40,000 किलोमीटर है। 90% अर्थक्वेक्स और 75% वॉल्केनोज,
ये तो जबरदस्त कंसंट्रेशन है एक्टिविटी का। ऐसा क्यों है कि यहीं इतनी एक्टिविटी होती है? व्हाट्स द रीजन? इसका फंडामेंटल कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। ये रिंग ऑफ फायर असल में कई सारी मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर स्थित हैं। इनमें शामिल हैं पैसिफिक प्लेट, हुआन द फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नास्का प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और फिलीपीन प्लेट। ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं और इनकी बाउंड्रीज पर ही ये सारी एक्टिविटी होती है। किस तरह की एक्टिविटी होती है इन बाउंड्रीज पर? मेनली 3 तरह के प्लेट इंटरैक्शंस होते हैं यहाँ। 1. सबडक्शन जोन्स। रिंग ऑफ फायर का ज्यादातर हिस्सा कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर है, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, और एक प्लेट आमतौर पर जो ज्यादा डेंस होती है, ओशियानिक प्लेट, वो दूसरी प्लेट कॉन्टिनेंटल या दूसरी ओशियानिक प्लेट के नीचे खिसक जाती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। अच्छा, तो सबडक्शन से क्या होता है? नोज बनाता है। साथ ही प्लेट्स के टकराने और रगड़ने से जबरदस्त फ्रिक्शन पैदा होता है, जिससे पावरफुल अर्थक्वेक्स आते हैं। रिंग ऑफ फायर के ज्यादातर वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स इन्हीं सबडक्शन जोन से जुड़े हैं। मारियाना ट्रेंच जैसी दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाइयां भी इन्हीं जोन्स में बनती हैं। न्यूजीलैंड का टाउपो वोल्केनिक आर्क एक अच्छा उदाहरण है। ओके, सबडक्शन जोन्स। जी। और दूसरी तरह की बाउंड्रीज? 2. जोन ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कुछ जगहों पे प्लेट्स एक दूसरे से टकराने या दूर जाने के बजाय लेटरली एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट। इस शेयरिंग मोशन से भी शक्तिशाली अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन वोल्केनिज्म आमतौर पे कम होता है। 3. मिड ओशियानिक रिजेस, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। कहीं कहीं प्लेट्स एक दूसरे से दूर भी जारी होती हैं। इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। इससे सी फॉर स्प्रेडिंग होती है, नई ओशियानिक क्रस्ट बनती है और रिफ्ट वैलीज बन सकती हैं। ईस्ट पैसिफिक राइज इसका उदाहरण है, जहां पैसिफिक प्लेट दूसरी प्लेट से डाइवर्ज हो रही है। यहां भी वोल्केनिज्म और हाइड्रोथर्मल वेंट्स पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट्स का भी जिक्र आता है कभी-कभी। हाँ, हॉटस्पॉट्स भी एक फैक्टर हैं। ये पृथ्वी के मैंटल में डीप सीटेड एरियाज होते हैं, जहां से गर्म मटेरियल प्लूम ऊपर उठता है और ऊपरी मैंटल में चट्टानों को पिघला देता है। ये मैग्मा फिर क्रस्टल क्रैक से होकर सरफेस पर आकर वॉल्केनोज बनाता है। हवाईयन आइलैंड्स एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म का, जो रिंग ऑफ फायर के अंदर ही हैं। तो ये प्लेट इंटरैक्शंस और हॉटस्पॉट्स मिलकर इस रीजन को इतना एक्टिव बनाते हैं। क्या इसके सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ही हैं या कुछ और भी सिग्निफिकेंस है इसका? एक्टिविटी डिस्ट्रक्टिव तो है ही, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज से खतरा रहता है, लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो इसने माउंटेन्स, आइलैंड आर्क्स जैसे जापान, फिलीपींस और डीप अंडर वाटर ट्रेंचेस बनाए हैं। दूसरा, यहाँ जियोथर्मल एनर्जी के बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। दुनिया के ग्लोबल जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्सेज का 40% से ज्यादा इसी क्षेत्र में है। अच्छा, एनर्जी रिसोर्स भी है। हाँ, और तीसरा, प्लेट इंटरैक्शंस और वॉल्केनिक एक्टिविटी से यहाँ रिच मिनरल डिपॉजिट्स भी बने हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, मॉलिब्डेनम वगैरह। और चौथा, एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। वॉल्केनिक सॉइल्स अक्सर बहुत उपजाऊ होती हैं, जो चावल, कॉफी जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। तो रिंग ऑफ फायर पृथ्वी की डायनामिक जियोलॉजी का एक जबरदस्त उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे ये विशाल टेक्टोनिक प्रोसेसेस लगातार हमारे ग्रह को शेप कर रहे हैं और पैसिफिक के आसपास रहने वाले सिविलाइजेशंस और इकोसिस्टम्स पर गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल। अब चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन 6, न्यूज़ शॉर्ट्स पर। इसमें हम कुछ और ज़रूरी एनवायरमेंटल न्यूज़ को क्विकली कवर करेंगे। पहली खबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025 के बारे में। ये यूएन की रिपोर्ट है ना? जी हाँ, ये यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट है जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ग्लोबल प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है। इसकी की हाइलाइट्स सच कहूं तो काफी चिंताजनक है। ज्यादातर गोल्स पर प्रोग्रेस या तो बहुत धीमी है या ऑफ ट्रैक है। कुछ स्पेसिफिक गोल्स के बारे में बताएंगे? जैसे गोल 1, नो पॉवर्टी। दुनिया की 8.9% आबादी अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है। गोल 2, जीरो हंगर। 2023 में दुनिया भर में लगभग 11 में से 1 व्यक्ति भूखा था। गोल 13, क्लाइमेट एक्शन। 2024 रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल रहा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लगभग 1.55 डिग्री सेल्सियस ऊपर। हम पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट को ब्रीच करने के बहुत करीब हैं। गोल 16, पीस जस्टिस। 2024 में कॉन्फ्लिक्ट से करीब 50,000 मौतें हुई
और 123.2 मिलियन लोग फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। तस्वीर अच्छी नहीं है। ग्लोबल पिक्चर तो कंसर्निंग है। भारत के संदर्भ में भी एक रिपोर्ट आई है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी की है। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, जो अच्छी बात है। जैसे SDG 2 जीरो हंगर के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ी है और प्रति वर्कर आय भी 2015-16 के मुकाबले 2024-25 में काफी बढ़ी है। SDG 6 क्लीन वाटर सैनिटेशन में ग्रामीण क्षेत्रों में सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस 94.57% से बढ़कर 99.62% हो गया है। ये तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। हाँ, SDG 7 क्लीन एनर्जी में कुल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 16.02% से बढ़कर 22.13% हुआ है। SDG 8 डिसेंट वर्क में सोशल प्रोटेक्शन कवरेज 2016 में 22% थी, जो 2025 में बढ़कर 44.3% हो गई है। SDG 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का जीनी कोफिशिएंट कम हुआ है, मतलब इनइक्वालिटी घटी है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन में वेस्ट प्रोसेसिंग 17.97% से बढ़कर 80.7% हो गया है। तो प्रोग्रेस हुई है कई फ्रंट्स पर, हालांकि चैलेंजेस अभी भी बहुत हैं। चलिए, ये पॉजिटिव ट्रेंड्स देखकर थोड़ी राहत मिली। अगली खबर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS के बारे में है। इसके लिए ड्राफ्ट रूल्स जारी हुए हैं। जी हाँ, MoFCC ने CCTS के कंप्लायंस मैकेनिज्म के तहत ड्राफ्ट ग्रीन हाउस गैस GHG एमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल्स 2025 जारी किए हैं। ये CCTS का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें क्या है खास? ये रूल्स GHG एमिशन इंटेंसिटी GEI को डिफाइन करते हैं, टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिटेड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और ये 400 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए लीगली बाइंडिंग GHG एमिशन टारगेट्स प्रपोज करते हैं। इन यूनिट्स में एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल जैसे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स शामिल हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इन टारगेट्स को तय करेगा। और अगर कोई यूनिट टारगेट मीट नहीं करती तो GHG एमिशंस कम करना, ये भारत में एक डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और हमारे पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स के लिए भी जरूरी है। इंटरेस्टिंग। अब कंटामिनेटेड साइट मैनेजमेंट के लिए भी नए रूल्स आए, ये क्या है? हाँ, MoFCC ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स रूल्स 2025 नोटिफाई किए हैं EPA 1986 के तहत। ये रूल्स उन साइट्स की सफाई को इंश्योर करेंगे जो पहले हजार्डस वेस्ट डिस्पोज करने की वजह से प्रदूषित हो गई हैं, जिससे मिट्टी या पानी कंटामिनेट हो गया हो। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? कौन जिम्मेदार होगा सफाई के लिए? रूल्स पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर आधारित हैं। लोकल बॉडीज सस्पेक्टेड साइट्स की रिपोर्ट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को देंगे। SPCB असेसमेंट करके पोल्यूटर की पहचान करेगा। अगर जमीन बिक भी गई है तो नया मालिक लायबल होगा। पोल्यूटर को अप्रूव्ड एजेंसी से क्लीनअप प्लान बनवाकर उसका भुगतान करना होगा। अगर पोल्यूटर नहीं मिलता है तो SPCB क्लीनअप कराएगा। फंडिंग के लिए शुरुआत में सरकार मदद कर सकती है, पर पोल्यूटर मिलने पर कॉस्ट रिकवर की जाएगी। ये रूल्स लेगेसी पोल्यूशन साइट्स की रेमेडिएशन के लिए एक लीगल वैक्यूम को भरते हैं। ये तो बहुत जरूरी कदम है लेगेसी पोल्यूशन से निपटने के लिए। अच्छा, वेटलैंड्स पर भी एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। जी, ये रिपोर्ट रामसर कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट ने जारी की है। की हाइलाइट्स चिंताजनक हैं। 1970 से दुनिया के 22% वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं। लोअर इनकम कंट्रीज में वेटलैंड्स की हालत ज्यादा खराब है। अफ्रीका के वेटलैंड्स सबसे ज्यादा डिग्रेडेड हैं। रिपोर्ट कहती है कि वेटलैंड्स को नेशनल प्लानिंग और नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग में इंटीग्रेट करने की जरूरत है। वेटलैंड्स का लॉस तो बायोडाइवर्सिटी और वाटर सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरा है। अब एक और खबर, उत्तराखंड नैनीताल जिले में टूरिस्ट कैरिंग कैपेसिटी का असेसमेंट कर रहा है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ये सर्वे जिले के पॉपुलर हिल टाउन्स को बढ़ते पर्यटन के दबाव, ट्रैफिक जाम, जनसंख्या दबाव वगैरह से बचाने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाने के एम से किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने भी राज्य सरकार को निर्देश दिया था। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है किसी क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या या एक्टिविटी लेवल, जिसे वो अपने उपलब्ध संसाधनों के संबंध में सस्टेनेबली सहन कर सकता है बिना डिग्रेड हुए। ये वहाँ के बायोटिक जैसे वेजिटेशन और एबायोटिक
जैसे टेरेन, क्लाइमेट, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये असेसमेंट डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। राइट। अब एक लीगल डेवलपमेंट पर आते हैं। क्लाइमेट चेंज पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे का एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग आया है। हाँ, ये एक एडवाइजरी ओपिनियन है जो यूएन जनरल असेंबली ने मांगी थी पैसिफिक आइलैंड नेशन वेनेटू और 130 से ज्यादा देशों के कहने पर। सवाल था कि इंटरनेशनल लॉ के तहत देशों के क्या ऑब्लिगेशंस हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के, खासकर क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में, और ऑब्लिगेशंस पूरे ना करने के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो आईसीजे ने क्या कहा? आईसीजे ने कहा कि क्लीन, हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एक ह्यूमन राइट है। स्टेट्स लीगली बाउंड हैं कि वे जीएचजी एमिशंस से होने वाले हार्म को रोकें और पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सी लक्ष्य को पूरा करना इंश्योर करें। नॉन कंप्लायंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए, जैसे लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, गलत काम रोकना और जरूरत पड़ने पर फुल रिपरेशन करना। ये एडवाइजरी ओपिनियन है, बाइंडिंग नहीं, पर ये देशों पर क्लाइमेट एक्शन के लिए लीगल और मॉरल प्रेशर बढ़ाता है। अंडरस्टूड। अब एक नई स्कीम की बात करते हैं, एडीटीआई स्कीम। ये क्या है? ADTI का फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है जिसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE इंप्लीमेंट करेगा। इसका एम क्या है? एम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज अपनाने में मदद करना, ताकि उनका एनर्जी कंजम्पशन 30 से 50% कम हो सके, पावर टू प्रोडक्ट रेशियो सुधरे और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बने। इसके लिए MSMEs को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मिलेंगे, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन, और टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। बजट 1000 करोड़ का है 3 साल के लिए। ये एमएसएमईज के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, आईआईटीज़ की एक स्टडी आई है जो भारत में फ्लड्स के बदलते नेचर के बारे में बता रही है। हाँ, IIT दिल्ली और IIT रुड़की की स्टडी है। 1970-2010 के डेटा के एनालिसिस पर बेस्ड है। की फाइंडिंग ये है कि भारत में रिवर एंड फ्लड्स का पैटर्न बदल रहा है। ज्यादातर मॉनिटरिंग स्टेशंस 74% पर फ्लड मैग्नीट्यूड घटने का ट्रेंड दिखा, लेकिन 26% पर बढ़ने का। बड़े कैचमेंट्स में फ्लड मैग्नीट्यूड्स कम हुए हैं, शायद डैम्स वगैरह की वजह से। लेकिन कुछ जगहों पर प्री मॉनसून फ्लड इंटेंसिटी बढ़ी है, जैसे मालाबार कोस्ट में। फ्लड की टाइमिंग भी शिफ्ट हो रही है अलग अलग रीजन्स में। मतलब फ्लड पैटर्न्स बदल रहे हैं। इसी से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है सी फ्लड। एक यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है। जी हाँ, सी फ्लड एक यूनिफाइड सिस्टम है जो नेशनल और रीजनल एजेंसीज के फ्लड मॉडलिंग आउटपुट्स को इंटीग्रेट करता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन सपोर्ट टूल है। ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो 2 दिन एडवांस में विलेज लेवल तक फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट दे सकता है। इसे सीडैक पुणे, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने मिलकर डेवलप किया है। अभी ये महानदी, गोदावरी और तपी बेसिन्स को कवर कर रहा है। प्लान है इसे पूरे भारत में एक्सपैंड करने का। ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत यूजफुल टूल होगा। अब एक फाइनेंशियल न्यूज है। भारत में वेदर डेरिवेटिव्स आने वाले हैं। हाँ, भारत अपना पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च करने की तैयारी में है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज LDD NCVX ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के साथ पार्टनरशिप की है रेनफॉल बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। ये वेदर डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसानों और एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स को मौसम के रिस्क्स जैसे इर्रेगुलर रेनफॉल, हीट वेव्स, अनसीजनल वेदर वगैरह के खिलाफ हेज करने यानी अपना बचाव करने में मदद करेंगे। इसमें अंडरलाइंग एसेट कोई कमोडिटी नहीं बल्कि मीटरोलॉजिकल पैरामीटर होता है, जैसे रेनफॉल या टेम्परेचर, जो एक प्रीडिफाइंड वेदर इंडेक्स से जुड़ा होता है। IMD का डेटा यूज करके लोकेशन स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और एक आखिरी काफी चौंकाने वाली खबर, मानव निर्मित डैम्स पृथ्वी के पोल्स को शिफ्ट कर रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ, एक हालिया स्टडी में ये सजेस्ट किया है। स्टडी कहती है कि 1835 से लेकर अब तक डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस 1 मीटर से ज्यादा शिफ्ट हो गया है। इसे ट्रू पोलर वॉन्डर TPW कहते हैं। ट्रू पोलर वंडर, ये क्या होता है? TPW का मतलब है सॉलिड अर्थ क्रस्ट और मेंटल का लिक्विड आउटर कोर के चारों ओर रोटेशन या रीओरिएंटेशन। ये पृथ्वी को मास डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अपना रोटेशनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है।
ट्रेडिशनली इसे नेचुरल प्रोसेसेस जैसे ग्लेशियल मेल्टिंग, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट्स से जोड़ा जाता था। तो डैम जिसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं? डैम्स के रेजर्वॉयर्स में भारी मात्रा में पानी रोका जाता है, जो वरना बहकर समुद्र में चला जाता। ये पानी पृथ्वी के मास को इनलैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे ग्रह के रोटेशन में बहुत सूक्ष्म शिफ्ट्स आते हैं। स्टडी कहती है कि पिछले 100 सालों में ये शिफ्ट ज्यादा हुआ है। इसके इफेक्ट्स में नेविगेशन प्रॉब्लम्स सैटेलाइट्स के लिए और पृथ्वी पर दिन की लंबाई में बहुत मामूली सा बदलाव शामिल हो सकता है। ये दिखाता है कि मानव गतिविधियां प्लैनेटरी स्केल पर भी असर डाल सकती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हायर विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट WIFX। हाँ, वाइफेक्स ने नॉर्थ इंडिया के घने विंटर फॉग और उसके इम्पैक्ट पर 10 साल का रिसर्च पूरा किया है। ये IITM पुणे द्वारा लीड किया गया लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट है, जिसका ऑब्जेक्टिव विंटर फॉग की बेटर नाउकास्टिंग अगले 6 घंटे और फोकास्टिंग टेक्निक्स डेवलप करना है। करियाचाली आइलैंड डूब रहा है, ये कहाँ है? हाँ, ये तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क क्षेत्र में एक अनइनहैबिटेड द्वीप है। तेज इरोजन और बढ़ते सी लेवल्स के कारण ये पिछले कुछ दशकों में काफी डूब गया है। अब TNSO-HRE प्रोजेक्ट के तहत इसे रिस्टोर करने के एफर्ट्स किए जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल रीफ्स बनाना, सी ग्रास लगाना। चेनाब रिवर पर सावाकोट HP प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी ने इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के लिए। सावाकोट HP उन 6 स्ट्रैटेजिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनका एम इंडस वाटर्स का भारत द्वारा उपयोग ऑप्टिमाइज करना है। चेनाब रिवर बारालाचा पास से निकलती है और इंडस की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। जापान के टोकारा आइलैंड्स में बहुत सारे भूकंप आए हैं। हाँ, साधुन जापान में टोकर आइलैंड्स में 1000 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और दुनिया के सबसे साइज्मिकली एक्टिव देशों में से एक है। ये आइलैंड्स क्यूशू और अमामी आइलैंड्स के बीच हैं। और लक्षद्वीप का बिट्रा आइलैंड रक्षा उद्देश्यों के लिए एक्वायर किया जा सकता है। हाँ, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन इस पर विचार कर रहे हैं। बिट्रा लक्षद्वीप का सबसे छोटा बसावा द्वीप है। अगाती आइलैंड के पास अरेबियन सी में स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल NCERTs, करंट अफेयर्स, M लक्ष्मीकांत, RS शर्मा, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।